नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में बात करें हम जिग्नेश मेवाणी के बारे में। यहाँ पर उनका नाम जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कहा जा रहा है कि एक वो युवा नेता है और यहाँ पर अच्छी खासी चुनौती वो भाजपा को दे सकते हैं गुजरात में। इस तरीके की बातें कही जा रही है। हम आपको जो भी प्रोग्राम दिखाते हैं उसमें हम हमेशा ये बात करती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी नाम सुर्खियों में है तो सबसे पहला सवाल उसकी संपत्ति को लेकर उठता है कि आखिरकार उस इंसान के पास इस वक्त कितनी संपत्ति है और पहले कितनी थी। हमने कल भी एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि 3500 वो दिन का कमाते थे, माफ कीजिएगा महीने का कमाते थे, और अब करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। तो चलिए आज जिग्नेश मेवाणी की जिंदगी के बारे में जानते हैं कि कौन है, कैसे शुरुआत की, कहाँ पहुंचे और संपत्ति कितनी है। बता दूं कि गुजरात के वडगाम विधानसभा से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने अपना कांग्रेस को समर्थन दिया। राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस को अपना साथ देने का ऐलान किया। वहीं पर मेवाणी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के मकसद से दिल्ली आए थे, लेकिन निर्दलीय विधायक होने के चलते किसी कारण से पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा कि अब वो अपना कांग्रेस को समर्थन देंगे। जिग्नेश मेवाणी गुजरात में एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने साल 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर वडगाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। जिग्नेश मेवाणी दलित परिवार से आते हैं, उनको दलित अधिकारों का नेता भी माना जाता है और अब जिग्नेश ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उनकी संपत्ति के बारे में कि वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। साल 1980 में गुजरात के मेहसाणा में जन्मे जिग्नेश अंग्रेजी लिटरेचर से ग्रेजुएट है और वकील होने के साथ साथ ही पत्रकार भी रह चुके हैं। 2016 में गुजरात में मरी हुई गाय की चमड़ी उतारने वाले कुछ युवकों की पिटाई के बाद भारी संख्या में दलित समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन की अगुवाई जिग्नेश मेवाणी ने की थी। उन्होंने गुजरात सरकार पर खूब हमला किया था, जिसके बाद इस आंदोलन से जिग्नेश एक दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आए। विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक जिग्नेश मेवाणी के पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 1.25 लाख कैश और 9 लाख की LIC या अन्य बीमा पॉलिसीज शामिल है। इसके अलावा उनके पास किसी भी तरह की कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, वाणिज्यिक भवन और आवासीय भवन के नाम पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं है। वहीं मेवाणी के किसी की देनदारी भी नहीं है, वो किसी तरह का टैक्स लोन नहीं देते हैं और ना ही लेते हैं। कुल मिलाकर उनके पास 10.25 लाख की कुल संपत्ति है, यानी कि पूरा मान लीजिए तो सिर्फ 10 लाख ही उनके पास है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जिग्नेश मेवाणी के पास इस वक्त सिर्फ 10 लाख रुपए की संपत्ति है। अब ये कब करोड़ों में बदलती है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात होगी। अब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले जिग्नेश मेवाणी ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीति में एंट्री ली थी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा और वडगाम विधानसभा सीट से भाजपा के विजय कुमार चक्रवर्ती को 19,696 मतों से अंतर से हराकर विजय हासिल की। इससे पहले वो गुजरात में आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे, लेकिन थोड़े ही वक्त में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं गुजरात के बनासकांठा जिले की वडगाम विधानसभा सीट पर 2017 के चुनावों से पहले कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन ये सीट 2017 में सुर्खियों में आई थी। इसकी वजह ये थी कि सीट पर ऊना आंदोलन में हिस्सा लेने वाले दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मेवाणी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने वडगाम के तत्कालीन विधायक मणिभाई वाघेला को ईडर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया और मेवाणी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब भी हुए। अब बारी आई 2022 की। तो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मणिभाई वाघेला ने कांग्रेस छोड़ दी है और वडगाम सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले मेवाणी अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दलपत भाटिया और AIMIM के उम्मीदवार कल्पेश सुंधिया भी यहां से चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या AIMIM और आम आदमी पार्टी की वजह से मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा। सवाल है ये। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जिग्नेश मेवाणी के लिए चुनाव जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा।
हालांकि ऐसा जोखिम बीजेपी की भी है। अगर चौधरी समाज का वोट इस सीट पर बीजेपी से नाराज हुआ तो उसका नुकसान बीजेपी उम्मीदवार को उठाना होगा, क्योंकि 2005 से 2016 के तक डेयरी चेयरमैन रहे विपुल चौधरी को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद से चौधरी समाज में बीजेपी को लेकर भारी नाराजगी है। मणिभाई वाघेला ने 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भाजपा के दिग्गज फकीर भाई वाघेला को हराया था। 2012 के चुनाव में मणिभाई वाघेला को 90,375 वोट मिले थे। इस तरीके से ये पूरा खेल यहाँ पर देखने को मिला था। आगे बता दूं कि ऊना कांड के बाद उठे दलित आंदोलन से सामाजिक कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से वडगाम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, और वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी नेता को भारी बहुमत से हराया भी था, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उनकी संपत्ति के बारे में भी काफी सारी जानकारियां मैं आपको दे चुकी हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो जिग्नेश मेवाणी की जिंदगी भी आसान नहीं रही थी। बताया जा रहा है कि गुजरात की बात करते हुए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में पानी का सवाल था, लेकिन हाल ही में सरकार ने मुक्तेश्वर बांध और कर्मावत झील से पानी भरने की घोषणा की। मुक्तेश्वर बांध से पानी भरने के लिए 192 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच अपने कार्यकाल में मैंने एक शिकायत नहीं होने दी थी। सभी लोग एक साथ रहते थे, सभी समुदाय एक साथ रहेंगे तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। मतदाताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, लोग विकास का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में वडगाम विधानसभा सीट भारी बहुमत से जीतती नजर आएगी। ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन भाई पर चलिए अब आपको जिग्नेश मेवाणी का इंटरव्यू भी सुनाते हैं, जिसमें वो काफी कुछ कहते हुए नजर आए हैं, और अपनी राय फिर जिग्नेश मेवाणी को लेकर जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, जिस तरह से पहले भी रखी थी आपने। और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे साथ दलित शोषित वंचित वर्ग की आवाज़ उठाने वाले और कांग्रेस के युवा नेता जिग्नेश मेवाणी हैं। वर्तमान में वडगाम से विधायक है। जिग्नेश भाई, आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। 2017 में जब आप चुनाव में पहली बार आए, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी के रूप में आप चुनाव लड़े, आज एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं? 2017 पहला चुनाव, 2022 में दूसरा चुनाव, तो दोनों में फ़र्क क्या? देखिए, हर एक चुनाव दूसरे चुनाव से अलग ही होता है। परिस्थितियाँ बदलती है। पॉलिटिकली मैं मानता हूँ कि थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ। आंदोलनकारी था, अभी भी आंदोलनकारी हूँ, लेकिन थोड़ा राजनीति सीखा भी हूँ। और पिछली बार बिना सिंबल के लड़ रहा था, तो इस बार सिंबल से लड़ने का डेफिनेटली कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। गांव में कुछ गरीब लोग रहते हैं जो हमारी जिस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था इस मुल्क की है और अब तक रही, उसके कारण पढ़ नहीं पाए, तो उनको कभी कभी सिंबल में कन्फ्यूज़न भी होता है। लेकिन पंजा देखेंगे तो उनके लिए आसान भी रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का भी जब ऑफिशियल मेंबर बन चुका हूँ, पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, तो पार्टी भी फुल्ली बैक करेगी, सपोर्ट करेगी, तो उसका एक डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा। सर, आपने सिंबल की बात की, पार्टी की बात की। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सोशल मीडिया पे छाई हुई है। बीजेपी का अपना पैकेजिंग है स्कीमों को लेकर। धरातल पर या राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस बैकफुट पर है, उस तरीके से फ्रंट फुट पर आके नहीं खेल रही है इस चुनाव में। हर बार हर एक स्टेट के सभी चुनाव में मीडिया को बंडल पहुंचता है ये नैरेटिव सेट करने के लिए। बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स और अखबार में जो फंडिंग होता है वो कारपोरेट घरानों का होता है, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का होता है। और ये कारपोरेट कंपनियां और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को गुजरात में और गुजरात के बाहर प्रधानमंत्री के बनने के बाद हज़ारों लाखों एकड़ की तादाद में मोदी जी ने ज़मीनें दी है, माइंस का बड़ा बड़ा कारोबार दिया है, तो वो लोग उसी का बाजा बजाते हैं। गुजरात में 27 साल से सरकार नहीं बनी, तब भी आज कांग्रेस इतनी मजबूत है, इतने सारे विधायक छोड़कर चले गए, तब भी आज भी 62-63 विधायक है। हमारे पास तालुका पंचायत है, बनासकांठा में जिला पंचायत है, हर एक गांव में हर एक बूथ पर कार्यकर्ता है। लेकिन सर 11 विधायक चले भी गए, जो 2017 में 11 नहीं, ज़्यादा चले गए। अभी वर्तमान में 63 के बावजूद उसके भी 60-65 विधायकों का होना, ये ग्राउंड जीरो पे, ग्रास रूट पे कांग्रेस कितनी स्ट्रांग है ये दिखाता है। जो चले गए वो तो उस पर तो बहुत बात हुआ, वो तो पूरा मुल्क जानता है। लेकिन ये जो टिके हुए 60-65 लोग हैं वो कितने संजीदा हो गए, कितने कमिटेड हो गए। आपकी त्रिपुटी थी 2017 में, आप, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर चले गए गांधीनगर दक्षिण, हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिली। आप कांग्रेस में है, 2 लोग चले गए बीजेपी में।
डर का माहौल था या एक कंफर्टेबल जोन था, या वो डर गए कि कांग्रेस अपनी वास्तविकता के लिए लड़ रही है? देखिए, कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के गया तो किन कारणों के चलते गया वो ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मित्र तो आपके भी। मैं अपनी विचारधारा पर कायम हूँ, मैं अपने ईमान पर कायम हूँ, मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। क्या प्रलोभन, क्या लालचे, क्या दबाव मुझ पर नहीं आए। हमको भी ऑफर हुआ। यहाँ तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान हम जानते हैं क्या होता है इस मुल्क में, खरीद बिक्री होती है विधायकों की। मैं एक इंच अपनी जगह से नहीं हिला, तो जिसको जाना था वो गए, जिसको टिकना था वो टिका है। एक सर सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा, मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई सर सबसे बड़ा इश्यू है। मैं अपने केवल विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों के दौरान जितनी भी जगह पे गुजरात में गया हूँ, सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल मैं किसी को मानता हूँ वो महंगाई का सवाल है। तेल महंगा, गैस की बोतल महंगी, बच्चों की फ़ी, दवाइयाँ, अस्पताल का बिल, किराना, जाने आने का जो भाड़ा होता है वो, हर एक चीज़ में महंगाई है। तो महंगाई सबसे बड़ा सवाल है। बेरोज़गारी भी बहुत बड़ा सवाल है, प्रमुख सवाल है। लेकिन बेरोज़गारी का सवाल स्वाभाविक रूप से जो युवा साथी है उनको ज़्यादा अपील करता है। जिनके पास रोज़गार नहीं उन सभी को अपील करता है, विशेष तौर पे युवा को अपील करता है। लेकिन आप युवा है, मध्यम आयु के है, बुज़ुर्ग है, महिला है, पुरुष है, हिंदू है, मुस्लिम है, सबको छूने वाला कोई सवाल है तो महंगाई। सर एक सवाल मैं, आप हम उत्तर गुजरात में बैठे हैं, बनासकाठा ज़िले का हिस्सा है और पाटन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये वडगाम पड़ता है। सर आप ही के ज़िले की विधानसभा है थराड़, दौलतपुर एक गांव है। मैं कई जगह घूम रहा हूँ, कई बीजेपी नेताओं का कहना है बड़े स्तर पर भी कि हमने किसानों के लिए इतना काम कर दिया, शुष्क जो सूखा प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पे नर्मदा कैनाल के थ्रू हमने पानी पहुँचा दिया। तो कांग्रेस बेकार का बाजा बजा रही है, धरातल पर वास्तविक में कांग्रेस का यह मुद्दा किसानों का फेल है। उत्तर गुजरात के 24 तहसीलों में मेरा नहीं कहना है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक रिपोर्ट है, ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर चुके, इतना निकाल चुके हैं कि 1200 फुट 1500 फुट तक पानी चला गया है। इसके बारे में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब में पानी लाएंगे, पानी लाएंगे, पानी लाएंगे। हर चुनाव में कोहने में गुड़ लगाते हैं, मतलब गुड़ तो दिखता है, चाट नहीं पाते, राइट। तो पानी का मुद्दा बहुत अहम है। यदि किसानों के लिए कंसर्न होता तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता, उनके पानी के सवाल को रिजोल्व करते, ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलती, फर्टिलाइज़र कम दामों पे उनको मिलते, किसानों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनती। ऐसा तो कुछ नहीं है। सर सवाल ये भी है, जैसे आपने फर्टिलाइज़र की बात की, इस मुद्दे को भी हम लोगों ने व्यापक स्तर पर जनता से पूछा और नेताओं से भी पूछा, तो जनता का कहना है कि कई बार कई जिलों में फर्टिलाइज़र का स्टॉक खत्म हो जाता है। नेताओं का कहना है फर्टिलाइज़र है। आपके वडगाम की रिपोर्ट है कि सर कई जगहों पे फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाता है तो दूसरे तालुका से या ज़िले से लाना पड़ता है। तो उसके लिए एक विधायक के तौर पर क्या? देखिए, सिंपल वस्तु समझिए, फर्टिलाइज़र हो, बियारण हो, कोई भी खेती से जुड़ी जो चीज़ है, क्या आपकी किसानों को लेकर कंसर्न है? क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना, बचाना, उसका जतन करना, उसका संवर्धन करना चाहते हैं? बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर तो भाजपा खुलेआम गुजरात मॉडल जिसको कहते हैं वो पूरा कॉरपोरेट लूट का मॉडल है। गाँव को बर्बाद करके किसानों को और किसानी को, खेती करने वाले और खेती दोनों को ख़त्म करके इंडस्ट्रियल ग्रुप को एंटरटेन कर रहे हैं।